हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला किया था फ्रॉम अ रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करेंगे जिसमें लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर कन्वेक्स सरफेस। ये आपका मीडियम है जो डेंसर है, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा है। मान लिया लाइट गई इधर, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। एक रे ये ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल जैसे हमने पहले लिया था अल्फा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब यहां पे जो नॉर्मल होगा बेटा वो इस तरफ होगा, तो इट विल बी लाइक दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं आगे दिखाता हूं। ये आपका नॉर्मल जो है वो इस तरफ है। अब ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये आपका आई होगा। अब लाइट रे को कहां जाना है? वो नॉर्मल से दूर हटेगी। वैसे तो वो सीधी जाती है अगर मीडियम चेंज ना होता तो, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल से दूर हटके वो यहां आके मिलेगी। दिस विल बी योर इमेज आई। ये एंगल हो गया बीटा, ये वाला एंगल हो गया गामा। अब ये आई ये आर हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट बी हो जाता है और ये वाला पॉइंट पी हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है, जैसे पहले डेरिवेशन किए थे हमने, उसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट था, इस डेरिवेशन में भी ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पहले वाले केस थे जिसमें लाइट रेयर टू डेंसर आ रही थी, उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लेते हैं, बाहर N1। अब लाइट जा रही है N2 मीडियम वाले से N1 में, यानी कि डेंसर से रेयर। तो यहां पे स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, इट विल बी N1 बाय N2। ये डिफरेंस है बेटा। यहां पहले हमने N2 बाय N1 किया था क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही थी। अब इसमें साइन आई को आई ले लेते हैं, साइन आर को आर, क्योंकि एंगल स्मॉल है, और आई बाय आर इज इक्वल टू N1 बाय N2, और N2I इज इक्वल टू N1R। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मैं इन ट्रायंगल्स की बात करूंगा। कौन कौन से ट्रायंगल लेके चलते हैं हम? पहले ट्रायंगल AOC लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AOC, AOC में क्या है? देखिए, गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो यहां से आई आ गया गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACI, ट्रायंगल ACI लेके चलते हैं। यहां पे जो आर है वो एक्सटीरियर एंगल है, मुझे फॉर्मूले में आई और आर चाहिए। तो इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ACI, तो यहां पे क्या होगा? आर एक्सटीरियर है, वो गामा और बीटा के सम के इक्वल होगा। आर विल बी गामा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग 2 and 3 in 1, इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 को यूज करते हैं। क्या आ जाता है बेटा? N2I, आई कितना? गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N1R, आर कितना? गामा प्लस बीटा। अगेन स्मॉल एंगल के लिए गामा, अल्फा और बीटा को tan गामा, tan अल्फा और tan बीटा लेते हैं, तो N2 tan गामा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू N1 tan गामा प्लस tan बीटा। अब tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इट विल बी AB बाय CB माइनस AB बाय OB इज इक्वल टू N1 AB बाय CB प्लस AB बाय व्हाट, बीटा है ना, तो IB। ध्यान दीजिए AB दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज B और P जो है वो छोटे एंगल के लिए बहुत क्लोज होंगे, तो B को मैं P से रिप्लेस कर देता हूं, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। पहले तो AB कैंसिल हो जाएगा सारा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो N2 आगे मैं लिख देता हूं CB की जगह 1 बाय CP माइनस 1 बाय OP इज इक्वल टू N1 1 बाय CP प्लस 1 बाय IP। ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाता है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, वैल्यूज रखता हूं। कौन कौन सी वैल्यू, ध्यान दीजिए। अब जो CP है वो लेफ्ट में है, ये वाला डिस्टेंस, तो इसे मैं माइनस R ले लेता हूं, तो CP इज इक्वल टू माइनस R। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, यानी कि OP जो है दैट विल बी माइनस U, लेकिन इमेज राइट में बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस यानी कि IB वो हो जाएगा, या IP कितना होगा, IP इज इक्वल टू प्लस V। IP आ गया, OP आ गया, CP आ गया, ये सारी वैल्यूज हम यहां रख देते हैं। वैल्यू रख के मेरे पास ये आ जाता है N2 ब्रैकेट 1 बाय R नेगेटिव माइनस 1 बाय माइनस U इज इक्वल टू N1 और माइनस 1 बाय R प्लस 1 बाय V। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी N2 बाय माइनस R प्लस N2 बाय U इज इक्वल टू N1 बाय माइनस R प्लस N1 बाय V। या फिर हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है N2 बाय U माइनस N1 बाय V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R, या फिर N1 बाय V माइनस N2 बाय U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाय R। ये आपके पास रिफ्रैक्शन की इक्वेशन आ जाती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर सरफेस। देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर कनकेव। ये आपका कनकेव सरफेस है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, तो यहां मैं क्या करता हूं, ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं O, यहां से लाइट रे गई इधर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, और ये एरो बना देते हैं, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, नो प्रॉब्लम। इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो नॉर्मल आएगा वो इस तरफ आएगा, तो ये आपका C हो गया, ये आपका एंगल गामा हो जाएगा, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। वैसे इसका पाथ ये है, दूर हटने के लिए यानी कि ये पाथ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक कि यहां से आ रही है, तो एक तरह से ये आपकी इमेज होगी। और वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि मैंने बोला कि लाइट ऐसा लगता है कि वो यहां से आ रही है। जब भी मैं ये बात बोलता हूं कि ऐसा लगता है, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल। तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज बीटा। ये पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया, और ये हो गया पॉइंट P, पोल। अब जैसे हमने पहले किया था, हाँ R क्या होगा, R ये होगा, दिस इज R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूं, अगेन वी नो दैट I बाय R इज इक्वल टू N1 बाय N2, तो यहां से N2I इज इक्वल टू N1R, इक्वेशन नंबर 1।
अब मैं देखता हूं कि आई और आर, जो आई है वो ट्रायंगल ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल ए ओ सी आई जो होगा दैट विल बी व्हाट, अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से ट्रायंगल ए आई सी में आर एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल ए आई सी आर इज इक्वल टू व्हाट, बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग 2 and 3 in 1, तो क्या होगा, यूजिंग 2 and 3 in 1, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। मैं इसको छोटा कर देता हूं डायग्राम को, ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। रखते हैं वैल्यू n2 आई कितना है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n1 बीटा प्लस गामा, अगेन अल्फा टेन अल्फा, गामा टेन गामा, बीटा टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू n1 टेन बीटा प्लस टेन गामा, n2 टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी बाय ओ बी। अब ध्यान दीजिए, जो नेमिंग है वो पहले जैसी ही हो रही है। टेन अल्फा पहले भी ए बी बाय ओ बी था, टेन बीटा पहले भी ए बी बाय आई बी था, लेकिन उस टाइम आई उधर बना हुआ था। डायग्राम में थोड़ा फर्क आएगा, नेमिंग वही रहेगी, ए बी बाय गामा सी बी इज इक्वल टू n1 ए बी बाय आई बी प्लस ए बी बाय सी बी। ये बंद, क्या करते हैं हम, ए बी को कैंसिल कर देते हैं और बी को पी से रिप्लेस करते हैं, जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं। तो n2 1 बाय ओपी प्लस 1 बाय सीपी इज इक्वल टू n1 1 बाय आईपी प्लस 1 बाय सीपी। अब ध्यान दीजिए, ओपी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि u के बराबर, नेगेटिव होगा, तो ओपी हो गया माइनस यू। इमेज इस बार लेफ्ट में बनी है, तो आईपी भी v होगा, लेकिन कैसा, माइनस v। लेकिन रेडियस जो है वो उस तरफ है, तो रेडियस क्या होगी, दिस विल बी, यस, रेडियस विल बी प्लस आर। तो आपका सीपी जो होगा वो प्लस आर होगा। ये सारी वैल्यूज हम रखते हैं, n2 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय सीपी कितना, प्लस आर इज इक्वल टू n1 1 बाय माइनस वी प्लस 1 बाय आर। तो ये आ जाएगा माइनस n2 बाय यू प्लस n2 बाय आर इज इक्वल टू माइनस n1 बाय यू इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस n1 बाय आर। देखिए आगे कैसे होगा बेटा, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इट विल बी n1 बाय यू माइनस, अरे एक मिनट, n1 बाय v, ये v है, n1 बाय v माइनस था, इधर आगे प्लस हो गया, माइनस n2 बाय u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाय r। ये आपका रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। ये हमारा अगला टॉपिक है, लेंस। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू कर्व्ड और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड लेंस। कैसे, जैसे ये देखिए, ये लेंस है, इसके बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों सरफेस कर्व्ड है,
ये भी लेंस है, इसके भी दोनों सरफेस कर्व्ड है, लेकिन क्या कहा है कि दो कर्व्ड भी हो सकते हैं और एक कर्व्ड और एक प्लेन हो सकता है। दिस इज ऑल्सो लेंस, दिस इज ऑल्सो लेंस। तो मेन जो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, ये आपका लेंस होता है कन्वेक्स और ये होता है कनकेव। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? क्योंकि जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, ये उनको एक्सपैंड कर देता है, फैला देता है। इसीलिए फैलाना मतलब डाइवर्ज करना, इकट्ठा करना मतलब कन्वर्ज करना। दैट्स व्हाई दीज लेंसेज आर नेम्ड सो। अब मेन चीज क्या है, क्योंकि इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, इसका मतलब जब लाइट रे किसी लेंस पे पड़ती है तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब वो लाइट लेंस के अंदर जा रही है तो रेयरर टू डेंसर आ रही है, और फिर जब लाइट लेंस से बाहर निकल रही है तो वो डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो यहां पे हमारे पास जो दोनों हमने इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ी हैं, पहले वाली पढ़ी थी रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन के लिए, दूसरी पढ़ी थी डेंसर टू रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन के लिए, वो दोनों यहां पे यूज होंगी। कैसे यूज होंगी वो हम अब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ऑप्टिकल सेंटर, दो तरह के लेंस हो सकते हैं, एक थिन लेंस और एक थिक लेंस। मैं इसको थिन लेंस मान के चल रहा हूं। यहां पे अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो लाइट अगर यहां पड़ेगी तो सीधी जाएगी बिना डेविएट हुए। यानी कि थिन लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां पे लाइट अगर पड़ेगी तो बिना डेविएट हुए सीधी जाएगी। लेकिन अगर लेंस थिक हो, जैसे सपोज ये लेंस ले लिया मैंने, ये आपको नजर आ रहा है थोड़ा थिक है, तो अगर मान लीजिए यहां से लाइट रे ऐसे पड़ती है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से होके वो गई तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगी। इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर की जो डेफिनेशन है वो दोनों लेंसेज के लिए थोड़ा अलग है। थिन लेंस के लिए क्या होगा, जहां लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस पे, जहां वो काटती है वो ऑप्टिकल सेंटर, उसे हम जनरली ओ से शो कर देते हैं। थिक लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस का वो पॉइंट जहां पे अगर लाइट पड़ती है तो वो बाहर निकलने के बाद इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, वो पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? लेंस के दो फोकस होते हैं बेटा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। हम अपने कैलकुलेशन में जिस फोकस को कंसीडर करते हैं दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। वो क्या होगा, जैसे अगर कन्वेक्स है तो पैरेलल रेज यहां से आ रही है, जहां पर वो इकट्ठी हो जाएंगी वो इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। उस केस में फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी बेटा। और कनकेव के केस में अगर मैं यही लूं, ये लाइट रे आई, एक्सपेंड हो जाएंगी, ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही है। तो ये पॉइंट यानी कि जो कनकेव का फोकस है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, इसलिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, कनकेव की नेगेटिव, क्योंकि जो पैरेलल रेज है वो यहां पे फोकस हो रही है। ये पैरेलल रेज ऐसा लगता है यहां एक्सपैंड हो रही है तो यहां से आ रही है। अगेन द डेफिनेशन, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन converges to or appears to diverge from a point called focus of lens। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। स्मॉल एफ से इसको शो करते हैं, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव। लेकिन इस लेंस के लिए एक पॉइंट इधर भी होता है फोकस, यहां से अगर लाइट रे चलेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी फोकस है। लेकिन प्रिंसिपल फोकस ये है, यानी कि न्यूमेरिकल्स में जो हम यूज करेंगे वो ये वाला होगा। अगर कनकेव की बात करें, कनकेव में भी इस तरह का फोकस होता है, जो रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जा रही थी लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, तो ये वाला फोकस
ये भी एक फोकस है आपके कनकेव लेंस का, लेकिन कैलकुलेशन में अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन हम वो यूज नहीं करते, हम ये वाला फोकस यूज करते हैं न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि फोकल लेंथ हम इसकी नेगेटिव लेके चलते हैं बेटा। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो रेयर टू डेंसर है N2 बाय V माइनस N1 बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R, ये था रेयर टू डेंसर। और डेंसर टू रेयर क्या था? डेंसर टू रेयर हमने फॉर्मूला पढ़ा है N1 बाय V माइनस N2 बाय U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाय R। ये फॉर्मूला है डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सपोज ये लेंस है और क्या होता है, ये मान लिया आपकी लाइट रे चल रही है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट O से, और जब वो यहां पे जाती है तो सबसे पहले आप ये कंसीडर करिए कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है बेटा, दूसरे वाले सरफेस को हम मानते हैं कि वो है ही नहीं। तो क्या होगा, यहां पे नॉर्मल की तरफ लाइट जाएगी, और अगर ये वाला सरफेस ना हो तो इट विल गो टू दिस पॉइंट, और ये वाली एक तरह से इमेज बनेगी जो ये पहला सरफेस इस ऑब्जेक्ट की बनाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये डिस्टेंस जो है वो U है और ये वाला डिस्टेंस V डैश है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लाइट मैं इस वाले सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, जैसे हमने पढ़ा था लाइट जब रेयर टू डेंसर जाती है तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनती है। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज मान के चलता हूं, और पहले वाले सरफेस की जो रेडियस है वो मान लिया R1 है, जैसे ये नॉर्मल है मान लिया, इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, तो यहां पे आपका C1 हो गया एक तरह से, ये रेडियस यहां से यहां तक की हो गई R1। तो अगर मैं रियल टू डेंसर वाला फॉर्मूला जो मैंने ये लिखा हुआ है इसको यूज करता हूं तो इट विल बी N2 बाय V डैश माइनस N1 बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है और सिर्फ ये वाला सरफेस जो है उसका रिफ्लेक्शन देख रहा हूं, दूसरे सरफेस को अभी मैंने कंसिडर नहीं किया है। अब अगर मैं दूसरे सरफेस को कंसिडर करूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं ये मान लेता हूं लाइट रे यहां से आ रही है, वो पीछे से कहां से आई इस चीज को भूल जाता हूं। अब मैं ये वाला सरफेस कंसिडर नहीं कर रहा, लाइट रे सपोज ये पूरा सरफेस है मेरे पास इस तरह का, अब मेरी लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में आ रही है, मैंने मान लिया इस तरह से कहीं से आई ऐसे, और उसको वहां जाना था लेकिन वो यहां पे बैंड हो जाती है और फाइनल इमेज मेरी कहां बनती है, जाके यहां, दिस इज नोन एज आई, ये फाइनल इमेज हो जाती है। और ये वाला जो डिस्टेंस है मान लिया वो है V, ठीक है। लाइट रे को यहां जाके मिलना था लेकिन वो यहां जाती है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पे मैं ये मानता हूं कि एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर मैं इस सरफेस के लिए ये मानूं कि लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है, तो यहां जहां उस लाइट को जाना था उसको मैं मान लेता हूं कि वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। कैसे ऑब्जेक्ट की? वर्चुअल की, क्योंकि लाइट रे को वहां जाना था लेकिन वहां पहुंची नहीं। तो जब वहां पे इस तरह की डॉटेड लाइंस की मैं हेल्प लेता हूं तो वो चीज वर्चुअल होती है, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और इमेज। इमेज तो हमारी फाइनल यहां बन रही है, तो इमेज तो रियल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पोजीशन के लिए लेता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये डेंसर टू रेयर की है बेटा। तो डेंसर टू रेयर के लिए अगर मैं चलूं कि N1 बाय इमेज पोजीशन, ठीक है, इमेज तो V पे बन रही है, माइनस ऑब्जेक्ट पोजीशन की डिस्टेंस है V डैश, तो माइनस N2 बाय V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाय
रेडियस, इस वाले सरफेस की रेडियस जो है वो मान लिया R2 है, तो इट कैन बी रिटन एज R2, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास रेयर टू डेंसर का सरफेस आ गया, उसके लिए रिफ्रैक्शन इक्वेशन ले ली। अब ये वाली डेंसर टू रेयर के लिए ले ली। अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं, क्योंकि फाइनली ये वाला सरफेस भी है और ये भी है। ये दोनों इक्वेशन जो मैंने ली, एक बार मैंने ये वाला सरफेस कंसीडर किया, इसको छोड़ दिया, फिर मैंने ये वाला सरफेस लिया, इसको छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में तो दोनों सरफेस है, तो मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं। कैसे? एडिंग 1 and 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, N2 by V डैश, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, और N1 by U नेगेटिव, N1 by V पॉजिटिव, तो मेरे पास N1 तो कॉमन आ जाएगा, 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 by R1, N1 माइनस N2 by R1, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 by R1 माइनस N2 माइनस N1 by N1 माइनस N2 by R2। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं N2 माइनस N1 को इन दोनों में से कॉमन लूं, तो ये टर्म तो उसके नेगेटिव है ना, तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 1 by R1 माइनस 1 by R2, या फिर 1 by V minus 1 by U can be written as N2 minus N1 by N1 into 1 by R1 minus 1 by R2। ये मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया है। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सभी लोग ध्यान देंगे, यहां माइनस नहीं होगा, यहां प्लस होगा। अब जब मैं N2 माइनस N1 कॉमन लेता हूं, तब यहां पे माइनस आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू N2 by N1 माइनस 1, 1 by R1 माइनस 1 by R2, या फिर N2 by N1 को मैं N ले लेता हूं, 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू N माइनस 1, 1 by R1 माइनस 1 by R2। अब लेंस के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाए तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। इफ U इज इक्वल टू इंफिनिटी देन V इज इक्वल टू F। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, फर्दर क्या हो जाएगा, V की जगह F रख दो, U की जगह इंफिनिटी, 1 by F इज इक्वल माइनस 1 by इंफिनिटी इज इक्वल टू N माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2, या फिर 1 by F इज इक्वल टू N माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। This is your question on the basis of lens maker's formula. A convex lens of focal length 20 centimeter is dipped into a liquid of refractive index 1.6. What will be the change in focal length and nature of the lens if refractive index of lens in air is 1.5? इसका मतलब अगर मैं लेंस को ग्लास का मानूं तो मैं ये मान लेता हूं कि Ng वो 1.5 है, ठीक है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है NL वो 1.6 है। हमें क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ एयर में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है जब इसको इस लिक्विड में डाला जाएगा तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा और नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों निकालते हैं। देखिए हमारे पास एयर में फोकल लेंथ है, तो मैं उसके लिए 1 by FA इज इक्वल टू NG by NA माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2 लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि वो एयर में है। ये तो एयर में फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगर फोकल लेंथ लिक्विड में देखना हो तो 1 by फोकल लेंथ इन लिक्विड। अब जो लेंस होगा बेटा
वो लिक्विड में है, तो लाइट रे कहां से आ रही है? लिक्विड से ग्लास में आ रही है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा वो ग्लास का होगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो Ng/NL आएगा N की जगह। तो हमारे पास यहां आ जाएगा Ng/NL -1 minus 1/R1 दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन लिक्विड। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का 1.5, लिक्विड का 1.6। R1 R2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास बचेगा 1/FA/1/FG इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो जाएगा, Ng/Na -1 Ng/NL -1, ये हमारे पास बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो FG/FA इज इक्वल टू 1.5 -1 by 1.5 by 1.6 -1। सॉल्व करें, 0.5 by 1.5 minus 1.6 ऊपर आ जाएगा 1.6। तो क्या बचेगा हमारे पास? इसको अगर सॉल्व करते हैं, वी आर लेफ्ट विद 0.5 इंटू 1.6 बाय -0.1। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 8 आ जाता है, -8। इसका मतलब जो, सॉरी FL था ना, ये FG नहीं था, FL था। मैं भी सोच रहा हूं मैंने G कैसे लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है बेटा? F लिक्विड इज इक्वल टू -8 टाइम्स ऑफ FA। तो न्यूमेरिकली देखा जाए तो फोकल लेंथ बढ़ गई है, लेकिन ये नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो आपका लेंस जो है वो कनकेव की तरह बिहेव करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर हम लेंस को उस लिक्विड में डालते हैं तो जो हमारा लेंस है उसका नेचर पलट जाता है। कन्वेक्स है तो कनकेव हो जाता है, अगर ये कनकेव होता तो ये नेगेटिव होती, माइनस माइनस फाइनल पॉजिटिव आ जाता। यानी कि जब भी किसी लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस वाले से ज्यादा है, तो उसका नेचर जो है वो अपोजिट हो जाता है। कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करेगा, कनकेव कन्वेक्स की तरह। ये तो बिहेवियर में चेंज आएगा। और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -8 इंटू 20, इट विल बी -160 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।